बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे और मज़ीद उसकी डिटेल जानेंगे। जैसा कि फ़र्स्ट लेक्चर में हमने रेट, उसकी कुछ टाइप्स, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट पढ़ा और देन हम रेट लॉ पर आए थे। रेट लॉ, जिसे रेट एक्सप्रेशन भी कहा जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन विद बीइंग रेज़्ड टू सम पावर। सिमिलरली, सबसे पहले जैसे मैंने केमिकल काइनेटिक्स का एक कॉमन कॉन्सेप्ट बताया था, इसी तरह रेट का या रेट लॉ का एक कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बहुत सादा अल्फाज में आपको कहा जाए कि रेट लॉ क्या है या रेट एक्सप्रेशन क्या है, तो एक्चुअली रेट एक्सप्रेशन या ये रेट लॉ हमें रेट का डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जाहिर कर रहा होता है। जैसे गिवन स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है, x प्लस वाई रिएक्टेंट है और रिएक्शन के दौरान वो z प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इट्स मीन कि रेट लॉ जब हम इस रिएक्शन का लिखेंगे तो वो हमें ये बताएगा कि इसमें से कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है या उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो x भी हो सकता है, वो y भी हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको रेट से मालूम होती है। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा कि नॉर्मली हमने प्रीवियस क्लासेस में, यहाँ उसका ज़िक्र नहीं है, लेकिन आपके जहन में लॉ ऑफ मास एक्शन होना चाहिए। लॉ ऑफ मास एक्शन दिखने में रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ सिमिलर दिखाई देते हैं, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन जैसा आपने पढ़ा था उसमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन का होना ज़रूरी है। उस बैलेंस्ड इक्वेशन के रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की पावर बन जाते हैं, जबकि रेट लॉ में और लॉ ऑफ मास एक्शन में यही डिफरेंस है कि वहाँ पर रेट ऑफ लॉ में जो भी कोफिशिएंट्स बनते हैं, पावर्स बनती हैं कंसंट्रेशन की, वो बाय एक्सपेरिमेंट डिटरमिन की जाती हैं। तो इट्स मीन कि रेट लॉ वो सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसको डिफरेंट मेथड से बाय द एक्सपेरिमेंट डिटरमिन किया जाता है। लेकिन उसको कैसे लिखा जाता है और सिंपल मेथड इसका क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि यहाँ पे ब्रैकेट के मीनिंग कंसंट्रेशन होते हैं। कंसंट्रेशन के डिफरेंट यूनिट्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। अब उसको आगे नेक्स्ट बढ़ाते हैं। तो रेट, क्योंकि हमने रिएक्शन कंसिडर किया था x प्लस वाई एज अ रिएक्टेंट, सो जब हम रेट लिखेंगे तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय द y की कंसंट्रेशन। अगेन यहाँ इनके कोफिशिएंट्स नहीं मेंशन, लिहाजा इसके कोफिशिएंट रेट एक्सप्रेशन में भी 1 ही कंसीडर किए जाएंगे। अगर कोई कोफिशिएंट्स नहीं लिखे हुए तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर ऑफ मोल 1 है। सिमिलरली फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम मैथमेटिकली यूज़ नहीं करते हैं, तो जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम रिप्लेस करते हैं उसके लिए इक्वल टू और रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट की बात कर रहे हैं या कोई भी कांस्टेंट रिस्पेक्टिव टू द इक्वेशन आता है। हम क्योंकि रेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा है। अब आ जाते हैं एक टिपिकल मैथमेटिकल इक्वेशंस की तरफ या डेफिनेशन की तरफ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे पहले जहन में रखना है कि क्या है। वो मैथमेटिकल फॉर्म है फिज़िकल केमिस्ट्री में कि जिसमें
रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़ाहिर हो रही होती है, जबकि मैथमेटिकल टर्म में क्या कहेंगे इसको, द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू ऑल पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट्स, in which case it is called order of reaction, or you can say the sum of power of concentrations in rate law is also called the order of reaction. आप किसी भी बुक से इसको कंसिडर कर सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। ये दो डेफिनेशन लिख दी और तीसरी मैंने आपको वर्बली बता दी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशंस की पावर है उनका समेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे एक रिएक्शन मेंशन है जिसमें A प्लस बी रिएक्टेंट है और A के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल m से रिप्रेजेंट किए हैं, B के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n से रिप्रेजेंट किए हैं। जब रेट इक्वेशन लिखते हैं तो अगेन हमने सेकेंड स्टेप पर आ गए, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मेंशन नहीं किया, यहाँ पे इक्वल टू और रेट कांस्टेंट है, और एज आई हैव टोल्ड यू इट इज़ अ प्रोडक्ट और द मल्टीपल ऑफ द कंसंट्रेशन बीइंग सम पावर रेज टू सम पावर। तो ए के मोल्स क्योंकि m थे इसलिए वो उसकी पावर बन गए, b के मोल्स n थे लिहाजा वो इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन वो उसकी पावर बन गए। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो फिज़िकल हो, इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि पावर्स का मतलब पावर्स होता है, वो हमेशा जिस भी चीज़ की पावर होगी, जिस भी रिएक्टेंट की या फिगर की पावर होगी उसको उसके टॉप ही पे मेंशन करना है। रिटन फॉर्म में आपने बहुत बी केयरफुल, वरना स्टूडेंट्स अमूमन क्या करते हैं कि बिल्कुल उसके बराबर में लिख देते हैं m n या जो भी कोफिशेंट्स हैं अगर अल्फ़ाबेटिकली दिए हुए हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं पता चलता कि ये पावर है या कोफिशेंट्स हैं। बिल्कुल सिमिलरली आपने इनिशियल क्लासेस में जैसे हम क्लोरीन लिखते हैं, क्लोरीन का C कैपिटल होता है, L स्मॉल होता है, तो अगर आपने उसकी नोटेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन या उसके सिंबल्स को सही नहीं लिखा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लिखना है तो आपको कार्बन और ऑक्सीजन दोनों इक्वल साइज़ के रखने हैं। अगर आप कार्बन बड़ा रख देंगे लिखेंगे और ऑक्सीजन छोटा लिखेंगे तो इट्स मीन कि वो कोबाल्ट बन जाएगा। तो इन शॉर्ट आपने रिप्रेजेंटेशन या लिखने का बहुत ख्याल रखना है। पावर शुड बी लुक लाइक अ पावर एंड कोफिशिएंट शुड बी लुक लाइक अ कोफिशिएंट। अच्छा, अब इस इक्वेशन में देखें m और n क्योंकि पावर्स थे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में अगेन आई एम मेंशनिंग रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ, नॉट अ लॉ मास एक्शन इक्वेशन। रेट लॉ की इक्वेशन हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की जाती है, और कैसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की जाती है ये हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। हम डिफरेंट मेथड्स आपको पढ़ाएंगे कि जिसमें आप ये मैथमेटिकली या बाय द एक्सपेरिमेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो m plus n for this reaction combine together and form the overall order of reaction. Similarly, look here, rate is equal to rate constant multiplied by the concentration of x and concentration of y. Here m and n is replaced with a mathematical figure. x की पावर यहाँ 1 है, y की पावर यहाँ 2 है। इट्स मीन x की पावर अगर 1 है तो ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट्स मीन कि विद रिस्पेक्ट टू x ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ 1 मीन्स डायरेक्ट रिलेशन। अगर आप x की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। अगर आप इसको 4 टाइम बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ x को तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम बढ़ जाएगा। सिमिलरली y की पावर 2, इट्स मीन कि अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम बढ़ जाएगा। इट्स मीन कि रेट ऑफ रिएक्शन
is directly proportional to the concentration of X here, and it is double or the second order with respect to Y. And overall reaction order will be 3. How? Because power of X reactant plus power of Y reactant is 1 plus 2 become a third order. It's mean कि rate of reaction is actually experimentally determined. These powers of concentration is also experimentally determined. कैसे, हम अभी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा. तो इट्स मीन कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के थ्रू आप इंडिविजुअल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का क्या ताल्लुक है रेट से या स्पीड ऑफ रिएक्शन से, ये भी बता सकते हैं. और ओवरऑल जितने रिएक्टेंट्स हैं उनका क्या ताल्लुक है आप वो भी बता सकते हैं. अगर जैसे इस एग्जाम्पल में आपके पास पावर एक रिएक्टेंट की 1 थी, एक रिएक्टेंट की 2 थी, तो विद रिस्पेक्ट टू X 1 है, विद रिस्पेक्ट टू Y 2 है. इन सम केसेस इट मे बी अ ज़ीरो, वो ज़ीरो भी हो सकता है. और यू नो इफ़ समथिंग हैव पावर ज़ीरो मीन्स इट्स वैल्यू बिकम ओवरऑल बिकम 1. इट्स मीन कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. यानी वो रिएक्टेंट अगर किसी की पावर किसी केस में ज़ीरो हो जाती है तो इट्स मीन कि वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है. उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करने से हमारे पास रिएक्शन के स्पीड में या रेट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. अगेन आई एम रिपीटिंग. आपने फर्स्ट लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी, फिर हमने रेट पढ़ा, रेट पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये आपने जहन में रखना है. इंस्टेंटेनियस या एवरेज रेट किसे कहते हैं वो आपने जहन में रखना है. और जब रेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो अब आ जाते हैं हम रेट लॉ पर, क्योंकि रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है. और एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करने के बाद रेट लॉ हमें एक्चुअली ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन का क्या रिलेशन है विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डायरेक्ट है या ज़ीरो है, इंडिपेंडेंट है, या जो है वो डबलेट या ट्रिपलेट रिलेशन है, मल्टीपल रिलेशन है. तो ये सब हमें रेट लॉ से पता चला. मैथमेटिकली हमने उसको आपको इक्वेशन के थ्रू बताया. अब अगर एग्ज़ाम में कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जाए और उसके कोफिशिएंट्स कुछ भी लिख दिए जाएं और साथ में आपको मेंशन हो कि दिस इज़ अ रेट लॉ, बाय द रेट लॉ या बाय द एक्सपेरिमेंट वी हैव डिटरमिन द रेट लॉ या कोफिशिएंट्स ऑफ द रेट लॉ, तो यू मस्ट ऐड द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन और द कोफिशिएंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन. और अगर इंडिविजुअली पूछा जाए कि विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट के नेम के साथ X हो, Y हो, Z हो, ये कुछ भी हो सकता है. अगर यहाँ पे इसी स्लाइड में आपको रेट में X की पावर M, Y की पावर N नज़र आ रही है और यहाँ अगर मैं A और B से मेंशन कर दूँ तब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उन दोनों का समेशन हो जाएगा. क्योंकि ये अलजेब्रिक फॉर्म में नज़र आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है जिसको सम नहीं कर सकते. अगर ये मैथमेटिकल फॉर्म में होता तो यकीनन हम उसको ऐड करके 1 2 3 0 कोई भी फिगर आ सकता था. और इसके अलावा ये भी मैं बताती चलूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है. यानी इनके समेशन जो हम पावर सा कर रहे हैं वो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं. हाउ इट पॉसिबल? इसलिए कि ये बाय द एक्सपेरिमेंट डिटरमिन किया जाता है. पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस फॉर्म में किया जाता है, ये हम आगे डिटेल इंशाल्लाह इसकी स्टडी करेंगे. अच्छा जनाब, अब आप तक आई होप कि यहाँ क्लियर हो गया होगा. कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग ख़ुद देखिएगा, बुक्स में आपको मिल जाएंगी. और एक आप लोगों की फ़िज़िकल केमिस्ट्री की बुक है BS भाल, वो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं. कोई भी अच्छी बुक आप ले लीजिएगा. अमूमन स्टूडेंट्स के पास
फॉर ऑल टॉपिक्स BS बाल फिज़िकल केमिस्ट्री, उनके राइटर हैं BS बाल, इंडियन ऑथर की बुक है। अमूमन बहुत जो है वो स्टूडेंट्स उसको कम्प्लीटली परचेज़ ही कर लेते हैं। और अगर आप लोगों को उर्दू बाज़ार जाने में या मुश्किल हो रही हो तो आप जो है यूनिवर्सिटी के सामने ही जो फोटोस्टेट शॉप्स हैं, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी का बुक्स अवेलेबल होती हैं, तो आप वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं, या हैंडआउट्स भी आपको वहाँ से मिल सकते हैं अगर आप उनसे कहें, या अगर बुक वहाँ अवेलेबल है तो उसके चैप्टर्स की कॉपी भी करा सकते हैं, या आप ऑन नेट जो है बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास मिल जाएंगी, तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा जनाब, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पता चल गया। अब कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ये एग्जाम्पल नंबर 1 आपके पास गिवन है। एग्जाम्पल इज़, हाउ इज़ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ओजोन रिलेटेड टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको गिवन है जिसमें ओजोन लेयर और कन्वर्ट हो रही है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, और दोनों ही गैसियस फॉर्म में है। अब अगर इनका रेट लॉ लिखना होगा तो आपको मैंने बताया था कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम या टाइम, ये हमें मालूम करना है। और क्योंकि रिलेशन मालूम करना है इसलिए हमेशा इक्विलिब्रियम अचीव होता है रिएक्टेंट का रेट प्रोडक्ट के रेट के ऑलमोस्ट तकरीबन बराबर होता है। तो हमने रेट को हमने जो लिखा, कंसंट्रेशन ओजोन लेयर का रेट जो है यानी डिप्लीशन इसकी या डिसअपियरेंस बराबर हो रही है उसके फॉर्मेशन के। और ये यकीनन कॉमन सेंस की बात है कि प्रोडक्ट उतना ही बनेगा जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा। अच्छा जनाब, इफ़ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा यहाँ 2 और 3 जो है वो इनके कोफिशिएंट्स को मेंशन किया गया है फॉर द इक्वालिटी। इफ़ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन चेंज इन कंसंट्रेशन divided by change in time is 60.0 x -5 मोलर पर सेकेंड। यहाँ जो कैपिटल M लिखा हुआ है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो मोल्स पर लीटर अगर कोई चीज़ ग्राम पर ml में दी हुई हो तो बिफोर यूजिंग दैट वैल्यू यू मस्ट कन्वर्ट इट इनटू मोल्स पर लीटर। इस चीज़ को, ये कन्वर्जन फैक्टर को आपने जहन में रखना है। आपको यू मस्ट नो द फार्मूला हाउ टू कन्वर्ट द ग्राम्स इनटू मोलर फॉर्म। You must need the name of the molecule, and by using the molecular weight you can convert the grams into mole form, and you also can convert the smaller unit that is milliliter into liter. Then you divide the moles per liter, you can get the molar concentration. और रेट की बात कर रहे हैं तो मोल्स मोलैरिटी divided by per second at a particular instant. What is the value of the rate of appearance of oxygen ozone और उसका रेट हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ नोटेशन जो दी हुई है सिमिलरली ऊपर वाली ही इक्वेशन है, क्योंकि वो डिसअपियर हो रहा था तो नेक्स्ट हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन से मेंशन कर दिया ओजोन के रेट को, क्योंकि वो डिसअपियर हो रहा है। और आपके पास रेट गिवन है ऑक्सीजन की फॉर्मेशन का, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ओजोन की लेयर में 2 मल्टीप्लाई बाय हो गया ऊपर जाकर नेक्स्ट इक्वेशन से, और यहाँ आपके पास जो है वो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेकेंड जो रिलेशन है वो आपके पास हासिल हो जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। Similarly, this is a second example. Sorry. यहाँ आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिया गया है जिसमें डिफरेंट सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं। 2 रिएक्टेंट हैं आपके पास, अमोनियम एंड नाइट्रेट आयन।
in water at 25 degree centigrade. फर्स्ट सेट ऑफ द एक्सपेरिमेंट में देखिए कि इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन 0.0100 और इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्राइट आयन इज 0.200, जिसका रेट आपके पास गिवन है सामने। इस तरह सेकंड सेट है, थर्ड सेट है, फोर्थ सेट है, फिफ्थ सेट है। ये तमाम के तमाम डिफरेंट सेट्स दिए गए हैं कंसंट्रेशन। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन वेरी करते जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास चेंज होता जाता है। इफ़ डबल द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एंड कीप नाइट्राइट आयन कांस्टेंट, द रेट becomes a double. The same happens if we double the nitrite and keep ammonia constant. We can express the overall concentration depend as follows. किसी भी सेट को देख लें आप उठाकर, अगर आप अमोनिया की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं अमोनियम आयन की, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। अगर आप अमोनियम कंसंट्रेशन को जो है वो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, अगर ये आप यहाँ पे सिमिलरली इनिशियली ये दिया हुआ था और इनिशियल रेट दिया हुआ था, आपने नाइट्राइट की कंसंट्रेशन को सेम रहने दिया, अमोनियम की कंसंट्रेशन को डबल किया, तो रेट बिकम अ डबल। अब आपने अगेन इसको मज़ीद डबल करके देखा, इसको सेम रहने दिया, तो अगेन उससे डबल हो गया। इट्स मीन कि डबल कंसंट्रेशन जब कर रहे हैं और रेट डबल हो रहा है तो वो डायरेक्ट रिलेशन है। सिमिलरली नाइट्रेट में अगर देखें तो ये आपने सेम रहने दिया, इसकी कंसंट्रेशन को आपने डबल किया, हाफ़ करके देखा तो वो हाफ़ हो गया। इट्स मीन कि जैसे आप डबल की कंसंट्रेशन, रेट बढ़ गया, डबल हो गया। आपने कंसंट्रेशन को हाफ़ किया तो रेट हाफ़ हो गया। तो इट्स मीन कि रेट लॉ जब लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का ताल्लुक रेट ऑफ रिएक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये रेट लॉ इस तरह से लिखा जाता है, जो मैं आपको बार बार कह रही थी कि बाय द एक्सपेरिमेंट आप जो है वो डिटरमिन करते हैं। तो इस तरह डिफरेंट सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। बाय द वेरिएशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट वी कैन मॉनिटर द व्हाट विल द चेंजेस अपीयर्स इन अ रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपके पास कोई इस किस्म का क्वेश्चन दिया जाए तो यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस। आपके एग्ज़ाम में ये सवाल भी पूछे जाते हैं और आपको खैर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सिमिलरली अगर आपसे ये कहा जाए, ये तो रेट लॉ एक्सप्रेशन आपने इस तरह से लिख लिया, अगर आपसे कहा जाए कि रेट कांस्टेंट बताइए, तो रेट कांस्टेंट कैसे डिटरमिन करेंगे? आप किसी भी सेट को ले लीजिए, यहाँ ये आपको सेट 1 ले लें या सेट 2 ले लें, तो आपको हर सेट में उस एक्सपेरिमेंट का कंप्लीट डाटा गिवन है। उस सेट में जब आपको कंप्लीट गिवन है तो यू नो दैट दिस फार्मूला रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट then put the values of these reactants and rate of similar set of experiment. अगर if you are choosing experiment number 1, then put the all data. It's mean all data means concentration of both reactants should be the of experiment 1 and rate of reaction should be the of set number 1. So you can calculate the rate constant value, which is meter per second, molar inverse per second inverse. Unit will be changed. How it is changed? रेट का जो यूनिट है वो आप लिखेंगे, इसके यूनिट और इसके यूनिट लिख लेंगे। तो ये वेरी करेगा रेट कांस्टेंट में। रेट का यूनिट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। अगर यहाँ किसी की पावर स्क्वायर होती या क्यूब होती या ये ज़ीरो होती तो उसके यूनिट पे भी वैसे ही पावर आती। इंशाल्लाह एक लेक्चर में यूनिट कन्वर्जन पर और हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट्स इन एनी रिएक्शन और एनी इक्वेशन, तो ये भी करेंगे। तो इट्स मीन कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आपने फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपने देखा कि हाउ यू कैन डिटरमिन द रिलेशन बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, सेकेंड एग्जाम्पल में आपने देखा कि डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का डेटा कैसे यूज़ करके आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, या आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, या किस रिएक्टेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है रेट ऑफ रिएक्शन में। अच्छा, प्रीवियसली आपके पास देखा आपने कि एक ही रिएक्टेंट था जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आपके पास डिफरेंट रिएक्टेंट हो तो क्या करेंगे, या आप कैसे आप कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। तो यहाँ देखिए आपके पास रेट भी गिवन है, और सॉरी लास्ट आपने टू एग्जांपल्स थी रिएक्टेंट्स की कि 2 रिएक्टेंट गिवन थे, यहाँ आपके पास 1 रिएक्टेंट गिवन है। अगर एक ही रिएक्टेंट हो तो कैसे उसको डिटरमिन करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि जनाब कंसंट्रेशन दी हुई है और उसका रेट दिया हुआ है, डिफरेंट रेट है डिफरेंट कंसंट्रेशन पर एक ही रिएक्टेंट के, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट है ही एक। तो फिर कैसे आप डिटरमिन करेंगे, तो उसका फार्मूला आपके पास एक गिवन है यहाँ पर। फिर हम रेशो लेते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन पर और डिफरेंट रेट पे। आप कोई भी 2 सेट चूज़ कर लें, ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो एडजेसेंट टू द नेक्स्ट जो है वो आप चूज़ करें। कोई भी सेट ले लें, एक इनिशियल होगा और एक फाइनल होगा। यकीनन जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका रेट ज़्यादा होगा, और जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी उसकी कम होगी, या जो भी आप सेट जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, जिसका रेट होगा उसी की कंसंट्रेशन लेनी। ऐसा नहीं है कि आप उसको ऑल्टर कर दें। आपने एक को रेट 1 कंसिडर किया, उसकी कंसंट्रेशन 1 है और उसकी एक पावर m है। फिर रेट 2 है, उसकी कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट, उसकी पावर m है। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसकी एक की पावर m और एक की पावर n क्यों नहीं रखी, दोनों को m क्यों रखा है। तो उसका आंसर ये है कि आप m और n उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब 2 डिफरेंट रिएक्टेंट होंगे। यहाँ तो रिएक्टेंट ही एक है, तो इट्स मीन कि जो पावर इसकी होगी किसी भी एक सेट की वही दूसरे सेट की होगी। तो इसलिए हमने ये यूज़ किया। मैथमेटिकली इट इज़ वेरी इजी, आप उसको कैलकुलेट कर लें, डिवाइड कर लें। यहाँ पर आके आपके पास ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, और ये m रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ 2। जो भी आंसर होगा, इट मे बी फ्रैक्शनल, इट मे बी इन होल नंबर, तो वो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। आई होप ये तीनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होंगी। इसी तरह ये भी एग्जाम्पल है। सिमिलरली यहाँ पे 2 सीरीज़ दी हुई हैं, एक की वेरिएशन, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया है, दूसरे को वेरी किया गया है, उसमें रेट में क्या चेंजिंग आई। फिर इसी तरह दूसरा सेट दिया हुआ है, सीरीज़ दी हुई है, उसमें पहले रिएक्टेंट को कांस्टेंट रखा गया है, दूसरे को चेंज किया गया है और उसमें रेट दिया गया है। और इसी तरह ये भी एक प्रैक्टिस एग्जाम्पल है, जो कि जैसे मैंने पहले डिस्क्राइब किए हैं कुछ एग्जाम्पल। यू कैन डू इट वेरी इजीली। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी तो देन वी विल डिस्कस इन अ लाइव सेशन। और इसी में ही इसी की जो आपको एग्जाम्पल दी गई हैं, जो समझाई हैं, उसी को समराइज़ करके यहाँ बता दिया गया है। तो लिहाजा जनाब आपको यकीनन आई होप सो मैथमेटिकली भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कुछ एक्सपेरिमेंटल व्यू, कुछ एग्जांपल्स देख के अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और यहाँ पे एक नाम मेंशन है, इनिशियल रेट मेथड। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं, इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इनिशियल इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी डिफरेंट टाइप्स को हम फर्दर स्टडी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। बट बिफोर स्टार्टिंग in detail the type of order of reaction, you must know a particular terminology which is called a molecularity of the reaction. It is simple definition you can understand by the name. The number of ions or atoms or molecule involved in a rate determining step or rate limiting step is called molecularity. सादा अल्फाज में यहाँ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है, आपको इल्म में है कि बहुत सारे रिएक्शन तो सिंगल स्टेप में, इसी तरह बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी होते हैं।
तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस होते हैं, उसमें कैसे मालूम करेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है। इन शॉर्ट फॉर्म, मॉलिक्यूलरिटी एक्चुअली किसी भी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स में जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, वो मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। अब अगर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो उसमें आपके इल्म में है कि यकीनन बहुत सारे मल्टीपल स्टेप हैं। उसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप एक्चुअली स्लो स्टेप होता है और पूरे के पूरी जो मैकेनिज़्म है रिएक्शन की वही स्टेप कंट्रोल कर रहा होता है। लिहाजा जब मल्टीपल स्टेप्स की बात होगी, मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस की बात होगी, तो वहाँ आपके पास ज़ाहिर रिटर्न में जब दिया जाएगा, एग्जाम्पल या क्वेश्चन जब आपके पास रिटर्न में दिया जाएगा तो उसमें मेंशन होगा कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है। तो फॉर द मल्टीपल स्टेप रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी जो है डिपेंड ऑन द रेट लिमिटिंग स्टेप। तो वहाँ पे उस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जितने नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उस केमिकल रिएक्शन में, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। अभी हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैंने आपसे जिक्र किया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी में ये अवेलेबिलिटी नहीं है। ज़ाहिर है फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल आधा नहीं हो सकता। इसी तरह मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी ज़ीरो, वो ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक्चुअली यूँ कहें कि मॉलिक्यूलरिटी एक बैलेंस्ड इक्वेशन जब हम देखते हैं रिटर्न में, तो उसमें हमें उस बैलेंस्ड इक्वेशन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे होते हैं, तो हम उसको देख कर कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, कि इतने मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट करें। यानी ये एक थ्योरेटिकल जो है वैल्यू है, कैन नॉट बी फ्रैक्शन, कैन नॉट बी ज़ीरो। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो उसमें रिलेशन उसकी कंसंट्रेशन से है कि उसका कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है, जबकि यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो इस कॉन्सेप्ट को ज़रा जहन में रखिएगा। ये कंसंट्रेशन का मतलब यकीनन उसकी क्वांटिटी उस गिवन सैंपल में वेरी कर रही है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूल्स या आयंस या एटम एक होल आइडेंटिटी हैं। तो इनको प्लीज़ मिक्स मत कीजिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से ओवरव्यू कीजिएगा और बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास मिल जाएंगे। ठीक है जनाब, तो क्योंकि थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, तो मैकेनिज़्म आपको मालूम है कि हम थ्योरेटिकली उसको सपोज कर रहे होते हैं, तो लिहाजा मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। इस तरह यहाँ इन नो केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन सिंगल स्टेप. Initial reactant are converted to final product occurred by different internal steps. These steps are called elementary steps reaction. The sequential representation of elementary reaction step in overall chemical reaction is called reaction mechanism, जिसमें तमाम के तमाम reaction mechanism दिए हुए होते हैं. जैसे example आपके पास A B में convert हो रहा है, तो intermediate steps आपको दिखाए गए हैं. यहाँ पे 3 स्टेप्स में दिखाया गया, यानी कोई भी रिएक्शन डायरेक्टली जो कंप्लीट नहीं हो रहा, डायरेक्ट भी हो जाते हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस होते हैं. तो इसमें देख लें आप कि 3rd स्टेप में स्लो रिएक्शन मेंशन है, और यही स्लो रिएक्शन जो है वो एक्चुअली जो है क्या है आपके पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है. तो यहाँ पे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में देखें रिएक्टेंट में, तो यहाँ पे आपके पास क्या है 2, ये मेंशन कर रहा है कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है. सिमिलरली यहाँ पर है मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट एक्सीड 3. इफ़ वन मॉलिक्यूल इज़ इन्वॉल्व इन एलिमेंट्री रिएक्शन देन द रिएक्शन इज़ यूनिमॉलिक्यूलर. यहाँ एक और एग्जाम्पल दी है, तो हम वहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन को कंसीडर करेंगे. यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शन को सिर्फ मेंशन किया हुआ है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल था, साइक्लोब्यूटेन, और इसकी एलिमेंट्री रिएक्शन के रेफरेंस से इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है. इसी तरह यहाँ बायोमॉलिक्यूलर है, तो इसी तरह यहाँ पर ट्राई मॉलिक्यूलर. यहाँ ट्राई मॉलिक्यूलर क्यों हुआ?
इसलिए कि 2 एक रिएक्टेंट है और 1 मोल अनदर रिएक्टेंट है, तो कंबाइनली ओवरऑल रिएक्शन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनको मेंशन किया जाता है, जो क्या है 3 है। तो इट्स मीन कि ट्राई मॉलिक्यूलर, और ट्राई मॉलिक्यूलर से बढ़कर या उससे ज़्यादा मैक्सिमम जो मॉलिक्यूलरिटी है वो ट्राई ही होती है। इससे ज़्यादा फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो जाते हैं या मल्टीपल स्टेप्स हो जाते हैं, जिसमें फिर एलिमेंट्री रिएक्शन को या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को कंसिडर किया जाता है। एट द एंड these are the some differences between the order of reaction and molecularity of reaction. I hope so you can understand by yourself. मैं बहुत सारी चीज़ें बल्कि बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। तो जनाब इंशाल्लाह दिस इज़ एंड ऑफ माय सेकंड लेक्चर. आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड. इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और एनी प्रॉब्लम और एनी डिफ़िकल्टी you can ask when we do the live session. तो इंशाल्लाह we will meet in a live section. Thank you very much. Allah Hafiz.